Hi friends, you are very most welcome on Unique Study with Ajay। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ, तो आप मेरी सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैं ज्योग्राफी और फर्स्ट पेपर दोनों के रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चन डालता हूँ फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। और यदि आपको उन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ लेनी है तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 7891350470, जिनके ऊपर आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। देखो, जो फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों में ऑब्जेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव दोनों तरीके से वीडियोस डालता हूँ मैं यहाँ पर। इसके अलावा एक ज्योग्राफी का व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ, सेट आदि के एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। और इसके अलावा नेट का फर्स्ट पेपर, सेट का फर्स्ट पेपर, इसके लिए भी मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा हूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर बिल्कुल सेम है 7891350470। देखो, जो मेरे ये दोनों व्हाट्सएप ग्रुप हैं, इनका टारगेट है 75% प्लस का स्कोर करना। और ये दो रूल हैं जो आप खुद पढ़ लो एक बार। तो देखो, अब हम करते हैं स्टार्ट हमारा वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो टॉपिक है वो थोड़ा थोड़ा एक बुक से मिलता जुलता है। मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर देता हूं कि नयोगा प्रोटोकॉल स्पेशली। और ध्यान रखना, यहाँ पर हम आपको वो कंटेंट करवाएंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आप इनको लिखो। यदि नोट्स बना रहे हो तो सबसे अच्छी बात है ही, लेकिन यदि आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हो, इनकी पीडीएफ लेना चाहते हो, तो इनकी पीडीएफ भी ले सकते हो आप मेरे से। और साथ ही साथ कोशिश करो कि आप इन सभी क्वेश्चंस को, इन सभी टॉपिक्स को एक बार यहीं याद कर लो। क्या कर लो? यहीं पर याद कर लो, ठीक है? क्योंकि बाद में तो बात है, पहले अब भी इनको यहीं पर याद करने की कोशिश करो। तो देखो, हम चला रहे थे चैप्टर 12 है, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ दिख रहा है, जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, नयोगा प्रोटोकॉल। कौन सा है? नगोया प्रोटोकॉल है। यहाँ पर मैं नयोगा प्रोटोकॉल लिख दिया, बात एक ही वैसे, लेकिन ये नगोया प्रोटोकॉल है। और इसके बारे में अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखो, मैं आपको एक तरीके से रिवीजन भी करवाता जाऊँगा, बिल्कुल साथ दो मेरा। देखो, जो नगोया प्रोटोकॉल था ये 29 अक्टूबर 2010 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 29 अक्टूबर 2010 को। यह सम्मेलन कहाँ हुआ था? जापान के नगोया शहर में, और जिसके आधार पर इसका नाम रखा गया नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल एक बायोप्रेसी प्रोटोकॉल है। जो नगोया प्रोटोकॉल है एक बायोप्रेसी प्रोटोकॉल है, बायोप्रेसी से संबंधित है ये। नगोया प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था? आनुवांशिक संसाधनों के प्रयोग से होने वाले लाभों का निष्पक्ष एवं न्यायोचित तरीके से साझा करना। जो नगोया प्रोटोकॉल था उसका उद्देश्य था कि आनुवांशिकी संसाधनों के प्रयोग से होने वाले लाभों को निष्पक्ष और न्यायोचित तरीके से साझा करना। उसके बाद नेक्स्ट बात है, नगोया प्रोटोकॉल के लागू होने के लिए सीबीडी के 50 पक्षकारों का अनुसमर्थन आवश्यक था। कि भाई नगोया प्रोटोकॉल को लागू करना है आपको, तो उससे पहले आपको सीबीडी के 50 पक्षकारों का समर्थन चाहिए। और 2014 में 50वां सीबीडी का समर्थक देश उरुग्वे ने नगोया प्रोटोकॉल को लागू करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि 2014 में 5वां समर्थक देश उरुग्वे मिला, जिससे नगोया प्रोटोकॉल के लागू होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल ने के लागू होने से भारत को पेटेंट की समस्या से छुटकारा मिला। कौन सी समस्या से? पेटेंट की समस्या से।
और एक बार एक नज़र में हम देख लेते हैं कि पेटेंट की समस्या क्या है। तो भाई लोगों, जो पेटेंट की समस्या है, जिसको हम पेटेंट नीति बोलते हैं, वो है कि भारत अपने जेनेटिक संसाधनों और उनसे जुड़े पारस्परिक ज्ञान की चोरी का शिकार हो रहा है। कि भारत है जो अपने जेनेटिक संसाधनों और उनसे जुड़े पारस्परिक ज्ञान की चोरी का शिकार हो रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल नीम व हल्दी पर कराए गए पेटेंट। एक बार हम फिर इसका रिवीजन करेंगे, एक बार आप इनको इस तरीके से लिखते जाओ। जैव संसाधनों की चोरी को रोकने के लिए घरेलू प्रयास के रूप में भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 लागू हुआ। तो क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया? 2002 में। कब? 2002 में जैव संसाधनों की चोरी को रोकने के घरेलू प्रयास के रूप में। नगोया प्रोटोकॉल भारत में घरेलू प्रयास के पूरक के रूप में काम करता है। कि जो नगोया प्रोटोकॉल है वो भारत में घरेलू प्रयास के पूरक के रूप में काम करता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करते हैं। देखो एक बार रिवीजन करवा देता हूँ मैं आपका। सबसे पहला, नगोया प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? 22 अक्टूबर 2010 को। 29 अक्टूबर 2010, 29 अक्टूबर है। तो नगोया प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? 29 अक्टूबर 2010 को। नगोया सम्मेलन कौन से देश में हुआ? जापान में। कौन से शहर में? नगोया में। उसके आगे चलते हैं। नगोया जो बायोप्रेसी है, बायोप्रेसी कौन से प्रोटोकॉल से संबंधित है? बायोप्रेसी कौन से प्रोटोकॉल से संबंधित है? तो भाई लोगों, जो बायोप्रेसी है वो कौन से प्रोटोकॉल से संबंधित है? नगोया प्रोटोकॉल से संबंधित है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल था जिसमें सीबीडी के 50 समर्थक देशों की आवश्यकता थी? तो वो था नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल को लागू होने के लिए सीबीडी के 50 अनुसमर्थक देशों की आवश्यकता थी, जिसमें 2014 में उरुग्वे देश 50वां समर्थक बना और उसके बाद से नगोया प्रोटोकॉल लागू हुआ। ठीक है, अब नगोया प्रोटोकॉल के उद्देश्य बताओ कि नगोया प्रोटोकॉल के उद्देश्य क्या थे? तो भाई लोगों, इसके उद्देश्य थे आनुवांशिक संसाधनों के प्रयोग से होने वाले लाभों को निष्पक्ष और न्यायोचित तरीके से साझा करना। नगोया प्रोटोकॉल के लागू होने से भारत को पेटेंट की समस्या से छुटकारा मिला। और पेटेंट नीति क्या है? पेटेंट नीति है कि भारत अपने जेनेटिक संसाधनों और उनसे जुड़े पारस्परिक ज्ञान की चोरी का शिकार हो रहा था। ठीक है, भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ? 2002 में। किसको रोकने के लिए? जैव संसाधनों की चोरी को रोकने के लिए। क्वेश्चन आ जाता है कि जैव विविधता अधिनियम 2002 क्यों लागू हुआ? तो वो था जैव संसाधनों की चोरी को रोकने के लिए। कौन सा प्रोटोकॉल भारत के घरेलू प्रयास के पूरक के रूप में काम करता है? तो वो है नगोया प्रोटोकॉल। तो आपका एक बार यहीं पर रिवीजन हो गया है। अब हम आगे बात करते हैं आईची लक्ष्य। तो देखो, जो आईची लक्ष्य हैं ये नगोया प्रोटोकॉल से संबंधित हैं। नगोया में सीबीडी के 10वें सम्मेलन में 10 लक्ष्यों को स्वीकार किया गया था, जिन्हें हम आईची लक्ष्य कहते हैं। आईची लक्ष्य क्या है कि नगोया में सीबीडी के 10वें सम्मेलन में 10 लक्ष्यों को स्वीकार किया गया था, जिन्हें आईची लक्ष्य कहा जाता है। जिनमें से हम कुछ एक दो इम्पोर्टेंट आईची लक्ष्य हैं जिनको हम ध्यान रख लेते हैं। वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम ध्यान रखेंगे, वैसे नहीं ध्यान रखेंगे। स्वार्थी हम लोग, हमें वो पढ़ना है
जो एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम नॉलेज नहीं बढ़ा रहे, हम एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं। और हमें कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, कितना भी एक्स्ट्रा क्यों ना पढ़ना पड़े, हमें अब की बार जो अब जेआरएफ का एग्जाम होने वाला है उसमें 100% जेआरएफ लेना है। क्या करना है? 100% जेआरएफ लेना है, चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। हमें 4 घंटे की नींद लेनी पड़े, 5 घंटे की नींद लेनी पड़े, बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करना पड़े, लेकिन जेआरएफ लेना है। ठीक है। विश्व के 17% भूभाग को आधिकारिक रूप से संरक्षित क्षेत्र घोषित करना। आईची लक्ष्य में पहला था कि विश्व के 17% भूभाग को आधिकारिक रूप से संरक्षित क्षेत्र घोषित करना। वर्ष 2010 में विश्व का 13% भूभाग संरक्षित क्षेत्र में शामिल था। क्वेश्चन आ जाता है कि 2010 में विश्व का कितना प्रतिशत भूभाग संरक्षित क्षेत्र में था? ओनली 13%। और टारगेट क्या है? 17%। अब आगे आ जाओ भाई। विश्व के महासागरों तथा सागरों द्वारा तथा तटवर्ती इलाकों के 10% क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित करना। आईची टारगेट सेकंड, विश्व के महासागरों तथा सागरों एवं तटवर्ती इलाकों के 10% क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित करना, जबकि 2010 तक विश्व का मात्र 1% भूभाग संरक्षित क्षेत्रों में शामिल था। वो कौन से संरक्षित क्षेत्रों में? महासागरों, सागरों और तटवर्ती इलाकों का। यहाँ पर जो 1% है वो किसका है? महासागरों का, सागरों का और तटवर्ती इलाकों का। तो मुझे लग रहा है कि आपको बहुत समझ में आ रहा है। और जो तीसरा लक्ष्य है, कम से कम 15% क्षतिग्रस्त परितंत्रों को पुनर्स्थापित करना। क्या करना? कम से कम 15% क्षतिग्रस्त परितंत्रों को पुनः स्थापित करना। ठीक है। तो अब हम एक बार आईची लक्ष्यों का रिवीजन कर लेते हैं। आप नोट्स बना रहे हो, अच्छी बात है। वीडियो को यहीं रोको, सॉरी वीडियो को मत रोको, वीडियो को तो चलने दो। और आपका जो नोट्स बना रहे हो उसको यहीं रोको, पेन को साइड में रख दो और कॉपी को बंद कर दो। और अब हम स्टार्ट करते हैं आईची लक्ष्य का रिवीजन। आईची लक्ष्य क्या है? कि नयोगा के सीबीडी के नयोगा में सीबीडी के 10वें सम्मेलन में 10 लक्ष्यों को स्वीकार किया गया था, जिन्हें आईची लक्ष्य कहते हैं। ठीक है। तो विश्व के कितने % भूभाग को संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया? वो था 17%। 2010 तक विश्व का कितना प्रतिशत भूभाग संरक्षित क्षेत्र था? 13%। महासागर, सागर एवं तटवर्ती क्षेत्रों के कितने प्रतिशत भूभाग को संरक्षित क्षेत्र में घोषित किया गया? वो था 10%। और 2010 तक महासागरों, सागरों एवं तटवर्ती क्षेत्रों का कितना प्रतिशत भूभाग संरक्षित था? मात्र 1%। और कम से कम 15% क्षतिग्रस्त परितंत्रों को पुनर्स्थापित करना। तो आपका अभी तक पढ़ाया जिसका एक बार रिवीजन हो चुका है। क्या हो चुका है? एक बार रिवीजन हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं MAP। तीसरा न्यू पॉइंट है जो कि जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैन एंड बायोस्फीयर, मानव और जैवमंडल। क्या है? मानव और जैवमंडल। देखो 1971 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था। जो MAP है वो 1971 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य था लोगों और उनके वातावरण के बीच संबंधों के सुधार के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करना। कि जो MAP था उसका उद्देश्य था कि लोगों और उनके वातावरण के बीच के जो संबंध हैं
उनमें सुधार के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करना, जिसको हम सरल शब्दों में बोल सकते हैं मनुष्य और प्रकृति के अनुकूलन में वृद्धि करना। दोनों बात बिल्कुल सही है। एमएबी का उद्देश्य है, दोनों बात बिल्कुल सही है कि मनुष्य तथा प्रकृति के अनुकूलन में वृद्धि करना, लोगों और उनके वातावरण के बीच संबंधों के सुधार के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करना। अब आ जाओ भाई आगे, आगे बुला रहा हूं मैं आपको, बार बार आगे बुला रहा हूं, उठ के थोड़ा सा आगे आ जाओ। जिसको नहीं सुन रहा है वो, जिसको सुन रहा है वो वहीं बैठे रहो। दिसंबर 2018 तक 124 देशों में 701 बायोस्फीयर रिजर्व को विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। जहां पर बेस्ट रहेगा ये दिसंबर 2018 है, इसको काट लो, दिसंबर 2018 नहीं, इसमें आप डायरेक्ट लिखो कि अब तक 124 देशों में 701 बायोस्फीयर रिजर्व को विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। आपको क्या करना है, दिसंबर 2018 को काटकर यहाँ पर डायरेक्टली लिखना है अब तक, ठीक है। भारत में 18 जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र हैं। कितने हैं? 18, जिनमें से 11 यूनेस्को की एमएबी सूची में शामिल है। भारत में टोटल कितने जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र हैं? 18, जिनमें से 11 यूनेस्को की एमएबी में शामिल हैं। जैवमंडल संरक्षण क्षेत्रों की घोषणा भारत सरकार द्वारा या केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाता है कि जैवमंडल संरक्षित क्षेत्रों की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, तो ये की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा या भारत सरकार द्वारा। अब देखो, बायोस्फीयर रिजर्व में 3 परस्पर संबंधित क्षेत्र हैं। कितने? 3। अब हम एक एक की बात करते हैं। सबसे पहला आता है मुख्य क्षेत्र, जिसको हम कोर जोन बोलते हैं, क्रोड जोन भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। यह एक सख्त संरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र है। जो मुख्य क्षेत्र है जिसको हम कोर जोन बोलते हैं, यह एक सख्त संरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र है जो पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातियों और आनुवंशिकी विभिन्नता के संरक्षण में योगदान देता है। इसमें केवल सरकारी कर्मचारी ही प्रवेश करते हैं। तो जो मुख्य क्षेत्र है जिसको हम कोर जोन बोलते हैं, यह एक सख्त संरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र है जो पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातियों और आनुवंशिकी विभिन्नता के संरक्षण में योगदान देता है। इसमें केवल सरकारी कर्मचारी प्रवेश करते हैं। अब आ जाओ भाई दूसरा, बफर जोन। यह मुख्य क्षेत्र को घेरता है। भाई जो मुख्य क्षेत्र है वो तो यहाँ पर ऐसे चिपका रहता है, और जो बफर जोन है वो इसके चारों तरफ इस तरीके से फैला रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बफर जोन है वो मुख्य क्षेत्र को घेरे हुए होता है। जहाँ जो बफर जोन होता है यह मुख्य क्षेत्र को घेरता है, जहाँ वैज्ञानिक अनुसंधान, निगरानी, प्रशिक्षण, शोध कार्य, शिक्षा एवं पर्यटन आदि को लागू किया जाता है। जो बफर जोन होता है उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान, निगरानी, प्रशिक्षण, शोध कार्य, शिक्षा एवं पर्यटन को लागू किया जाता है। इसमें नियंत्रित व अविध्वंसक कार्य किए जाते हैं। उसके बाद तीसरा आता है संक्रमण क्षेत्र, ट्रांसमिशन जोन। जहाँ समस्त गतिविधियाँ चालू रहती हैं, घूमना फिरना सब काम अलाउ रहते हैं यहाँ पर। इसका संरक्षण स्थानीय समुदाय या एनजीओ या शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है। जो ट्रांसमिशन जोन होता है जिसको हम संक्रमण क्षेत्र बोलते हैं, ये
जहाँ पर समस्त गतिविधियाँ अलाउ होती हैं और इसका संरक्षण स्थानीय समुदाय, एनजीओ या शोधकर्ताओं द्वारा किया जाता है। अब वापस कॉपी को पेन के अंदर डाल के और बंद करके साइड में रख दो। क्या करना है, कॉपी को पेन के अंदर डालना है, कॉपी को पेन के अंदर डालो, कॉपी को बंद करो और साइड में रखो। एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। संक्रमण क्षेत्र, ट्रांसमिशन जोन। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं इसका। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि MAB इसका फुल फॉर्म बताओ कि MAB का फुल फॉर्म क्या है। तो MAB का फुल फॉर्म है मैन एंड बायोस्फीयर। MAB कब शुरू हुआ था? तो MAB 1971 में यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था। जो MAB है, मैन एंड बायोस्फीयर, ये 1971 में यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि MAB का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द एम ऑफ MAB? तो देखो, MAB का जो उद्देश्य है वो है मानव तथा प्रकृति के अनुकूलन में वृद्धि करना। MAB का उद्देश्य क्या है? मानव और प्रकृति के अनुकूलन में वृद्धि करना, मानव और प्रकृति के बीच में जो संबंध है उनमें वृद्धि करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब तक विश्व में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? भाई, अब तक विश्व में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो देखो, भारत में टोटल 701 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जो टोटल 124 देशों में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? तो दोस्तों, भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 11 यूनेस्को की MAB सूची में शामिल है। और बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्रों की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। उसके बाद बायोस्फीयर क्षेत्रों को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया था। कोर जोन है, बफर जोन है और ट्रांसमिशन जोन है। जो कोर जोन होता है वो बिल्कुल संरक्षित होता है, वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी अलाउ नहीं होती, वहाँ पर केवल गवर्नमेंट सर्वेंट जा सकते हैं। उसके बाद आता है बफर जोन। बफर जोन में क्या होता है कि कुछ जो एक्टिविटी होती है वो अलाउ रहती हैं, जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ, निगरानी हुआ, परीक्षण हुआ, शोध कार्य हुआ, शिक्षा एवं पर्यटन हुआ आदि अलाउ रहते हैं। लेकिन यहाँ पर नियंत्रित और अविध्वंसक कार्य किए जाते हैं। उसके बाद आता है संक्रमण जोन, जिसको हम ट्रांसमिशन जोन बोलते हैं। यहाँ पर समस्त गतिविधियाँ अलाउ रहती हैं और इनका संरक्षण स्थानीय समुदाय या NGO द्वारा किया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट आगे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कि कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व हैं। देखो, एक साइड बायोस्फीयर रिजर्व का नाम है, दूसरी साइड कौन से राज्य में है, तीसरी साइड उनकी स्थापना कब हुई थी और चौथा है उन्हें MAB की सूची में कब शामिल किया गया था। उन्हें MAB की सूची में कब शामिल किया गया था, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। बहुत सिंपल तरीके से लिखाया हूँ, लेकिन याद रखना है इनको। और देखो, यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए हमें इनको बहुत ही सही ढंग से याद करना है।
हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रखना आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं नीलगिरी। नीलगिरी है जो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तीनों राज्यों में विस्तृत है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और MAB सूची में 2000 में शामिल किया गया था। उसके बाद आता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, जिसे MAB सूची में 2004 में शामिल किया गया था। उसके बाद आता है मन्नार की खाड़ी, जो कि तमिलनाडु में है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, जिसे MAB सूची में 2001 में शामिल किया गया था। उसके बाद आता है नोकरेक, जो कि मेघालय में है, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसे MAB सूची में 2009 में शामिल किया गया था। उसके बाद आता है सुंदरबन। सुंदरबन है जो वेस्ट बंगाल में है, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी और इसे यूनेस्को की MAB सूची में 2001 में शामिल किया गया था। उसके बाद आता है मानस, जो कि आसाम में है। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी, 1989 में की गई थी, जिसे MAB सूची में शामिल नहीं किया गया। ध्यान रखना, मानस यूनेस्को की MAB सूची में शामिल नहीं है। यूनेस्को की MAB सूची में मात्र 11 जैवमंडल इंक्लूड है। उसके बाद है सिमलीपाल, जो कि ओडिशा में है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और MAB सूची में 2009 में शामिल किया गया था। उसके बाद है दिहांग दिबांग। जो दिहांग दिबांग है वो अरुणाचल प्रदेश में है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, जिसे MAB सूची में शामिल नहीं किया गया अभी तक। इसे अभी तक MAB सूची में शामिल नहीं किया गया है। उसके बाद आता है पंचमढ़ी रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश में है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी, जिसे MAB सूची में 2009 में शामिल किया गया था। उसके बाद है अचना कमार अमरकंटक रिजर्व। कौन सा है? अचान कमार अमरकंटक रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और यूनेस्को की MAB सूची में 2012 में शामिल किया गया था। उसके बाद आता है कच्छ का रण, जो कि गुजरात में है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी, जिसे अभी तक MAB सूची में शामिल नहीं किया गया। उसके बाद आता है कोल्ड डेजर्ट, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। स्थापना 2009 में हुई थी, जिसे भी अभी तक MAB सूची में शामिल नहीं किया गया। उसके बाद आता है कंचनजंगा। कंचनजंगा सिक्किम में है। इसकी स्थापना 2000 में हुई थी, जिसे यूनेस्को की MAB सूची में 2018 में शामिल किया गया था। उसके बाद आता है अगस्त्य मलाई रिजर्व। कौन सा है? अगस्त्य मलाई रिजर्व। तो जो अगस्त्य मलाई रिजर्व है वो केरल और तमिलनाडु में, कहाँ पर है? केरल और तमिलनाडु में है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी, जिसे MAB सूची में 2016 में शामिल किया गया था। उसके बाद है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार रिजर्व है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, जिसे यूनेस्को की MAB सूची में 2013 में शामिल किया गया था। उसके बाद है डुब्रू शेखोवा, जो कि आसाम में है। इसकी स्थापना 1997 में हुई थी, जिसे MAB सूची में शामिल नहीं किया गया। उसके बाद आता है शेषचलम पहाड़ियाँ। शेषचलम पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में है और शेषचलम पहाड़ियाँ जो रिजर्व है, एक रिजर्व है। ये शेषचलम पहाड़ियाँ एक रिजर्व है आंध्र प्रदेश में। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। यहाँ भी इसे भी MAB सूची में शामिल नहीं किया गया।
उसके बाद आता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश में है। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी। इसे भी MAB सूची में शामिल नहीं किया गया है। अब हम आगे पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं थोड़ा सा और। देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, चारों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी है, जो कि 1986 में स्थापित हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बनाया गया बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो वो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में है, 2011 में बना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से बायोस्फीयर रिजर्व को सबसे पहले यूनेस्को की MAB सूची में शामिल किया गया था? तो वो है नीलगिरी, जिसे सन 2000 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को की MAB सूची में शामिल किया गया है? तो वो है कंचनजंगा, और कंचनजंगा को 2018 में शामिल किया गया है। कब? 2018 में, ध्यान रखना, 2018 में शामिल किया गया इसको, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कंप्लीट। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, इनको सभी को ध्यान रखना है। वो मिलान भी करवा लेता है, जैसे इन दो को दे देगा, इनमें से मिलान करवा लेगा इस तरीके से कि आपस में मिलान करो कौन सा कहाँ पर है। इसके अलावा एक तरीके से तो या इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। दूसरा क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है कि वो क्या करता है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असुमेलित है, और वो 3 मिलान सही दे देता है, चौथा गलत दे देता है। तीसरा तरीका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सुमेलित है। एक बार क्वेश्चन पूछ, 2 बार ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित बायोस्फीयर रिजर्व को उनकी स्थापना के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करो। तो वहां पर आप तब सही क्रम में व्यवस्थित कर पाओगे जब आपको सारे डेट याद होंगे कि कौन सा कब स्थापित हुआ था। और ध्यान रखना, MAB सूची में 11 है, इनको आप स्पेशली अलग से याद कर लेना। ये टोटल 11 है जो MAB सूची में शामिल है। ये वाले हैं जो MAB सूची में शामिल हैं, आप इनको अलग से भी लिख लेना, मैंने एक जगह लिखवा दिया इनको। ये है MAB सूची में शामिल, तो इनको आप अच्छी तरीके से याद करना। टोटल 11 MAB सूची में है, टोटल 18 वैसे। MAB सूची में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान यूनेस्को की MAB सूची में शामिल नहीं है, या फिर कौन सा जैवमंडल यूनेस्को की MAB सूची में शामिल है। तो वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, साथ ही साथ आपका रिवीजन भी हो गया है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। और मैं यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से पूरा एनवायरनमेंट पढ़ाऊँगा, ये CTET के एग्ज़ाम के लिए, TET के एग्ज़ाम के लिए, रीट के एग्ज़ाम के लिए, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। देखने के लिए थैंक्स, बाय।